हाय गाइस एंड वेलकम टू कल्टेंच। आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई है बट क्या कहूँ, थोड़ा एग्जाम्स का टाइम चल रहा है और भी कुछ रीजंस की वजह से वीडियो थोड़ी लेट हो ही गई। बट एनीवेज, टुडेज स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड बंगाल्स मोस्ट हॉन्टिंग एंड डिस्टर्बिंग डाकिनी, एंड एवरीथिंग इज हैपेंड विद युवराज। और आज तुम्हें पता चलेगा ब्लैक मैजिक, डाकिनी और उसके डार्क रिचुअल्स के बारे में। लेट्स बिगिन। 11 फरवरी 2013 एक ऐसा दिन था जब युवराज के घर पर एक पार्सल आया। युवराज वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर दैट पार्सल, लेकिन उसने किसी को इसके बारे में बताया नहीं था। डिलीवरी बॉय ने डोर नॉक किया। युवराज अपने रूम में था, इसीलिए उसकी मम्मी ने दरवाज़ा खोला और देखा कि पार्सल आया है। मम्मी ने युवराज को बुलाया और जब युवराज ने देखा कि डिलीवरी बॉय गेट पर खड़ा है, तो उसने अपनी मम्मी को बताया कि उसने ऑनलाइन एक पेंडेंट ऑर्डर किया था और पेमेंट भी ऑनलाइन हो गई थी। युवराज ने पार्सल रिसीव किया और सोफे पर बैठकर जल्दी से पेंडेंट को अनबॉक्स किया। पेंडेंट ब्लैक कलर के मोतियों से बना हुआ था, जिसमें एक ट्रायंगुलर क्रिस्टल लटक रहा था। युवराज उसको देखकर काफी खुश हो गया था और उसने पेंडेंट पहना और सबको दिखाया। सबको वो पेंडेंट काफी पसंद आया। युवराज ने कुछ फोटोज वगैरह क्लिक किए और कुछ उसको काम था तो वो बाहर चला गया। अब यहाँ से लगभग 1.5 महीने बाद 23 मार्च से पहले युवराज ने डिसाइड किया कि वो बंगाल के सुंदरबन फॉरेस्ट के पास बकखाली एक जगह है जहां पर वो जाएगा। युवराज एक ऑफिस में जॉब कर रहा था, लेकिन उसे 2 हफ्तों की छुट्टी मिल गई थी। युवराज को ट्रैवलिंग का बहुत शौक था और वो कई बार अलग अलग जगह घूम चुका था। अब एक रात डिनर के वक्त युवराज ने अपनी छुट्टी के बारे में बताया और उसने कहा कि बॉस भी छुट्टी पर जा रहे हैं और उसको 15 दिन की छुट्टी मिल गई। थोड़ी हेजिटेशन के बाद युवराज ने अपने मन की बात कही और कहा कि वो बंगाल जाना चाहता है। उसके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं मान रहे थे, पर युवराज की अपनी मम्मी के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। उसने अपनी मम्मी को एक सुंदर सी साड़ी गिफ्ट की और फिर मम्मी ने पापा से बात करके युवराज को जाने की परमिशन दे ही दी। और फिर 23 मार्च को युवराज ट्रेन से बंगाल के लिए निकल पड़ा। ट्रेन में बैठकर अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल बात करते हुए, और वो विंडो सीट पर बैठा था और पहाड़ का सुंदर व्यू ले रहा था। आधा घंटा ट्रेवल करते ही युवराज की मम्मी का कॉल आया। युवराज ने कॉल रिसीव की और मम्मी से बात की। मम्मी ने पूछा, बेटा बैठ गए ट्रेन में, कहाँ तक पहुँच गए? युवराज ने जवाब दिया, हाँ मम्मी, अभी ट्रेन में बैठा हूँ और ज़्यादा दूर नहीं पहुँचा हूँ। अब उसने कॉल कट कर दिया। और यार अब देखो, युवराज झांसी से बंगाल के पखाली जा रहा था और ये ट्रैवल काफ़ी लंबा था, लगभग 1400 किलोमीटर्स। झांसी से कोलकाता के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, तो युवराज का प्लान था कि वो पहले झांसी से ट्रेन पकड़कर दिल्ली जाएगा, फिर दिल्ली से कोलकाता, और फिर कोलकाता से बकहाली जाने के लिए भी कोई डायरेक्ट बस या ट्रेन नहीं थी। तो कोलकाता से बस पकड़कर नामखाना स्टेशन और वहां से रोड पर ट्रैवल करके वो फाइनली बकहाली पहुंच जाएगा। काफी लॉन्ग टूर था, विच ही वॉज एंजॉइंग ऑल्सो। दिल्ली पहुंचने पर युवराज ने अपनी रिजर्वेशंस ऑलरेडी ऑनलाइन कर ही ली थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। दिल्ली के स्टेशन पर पहुंचकर अभी ट्रेन आने में आधा घंटा था, तो युवराज ने वहां के फेमस ठेले पर जाकर छोले भटूरे खाए, कोल्ड ड्रिंक ली और एक पानी की बोतल भी खरीद ली, क्योंकि उसकी डेस्टिनेशन अभी काफ़ी दूर थी और एक्साइटमेंट में घर से पानी लाना भूल चुका था। अब ट्रेन आई। युवराज ने अपने घर पर इन्फॉर्म किया कि वो बैठ चुका है और अब उसका सफ़र शुरू हो चुका था। अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन के कंटिन्यूअस ट्रैवल के बाद युवराज बकहाली पहुंच गया और वहां काफ़ी घूमकर एंजॉय किया। उसने अपने घर पर बताया कि वो बकहाली के किसी धर्मशाला में रुक रहा है। कोलकाता भी गया, वहाँ की फेमस डिशेस और जगहों का मजा लिया और कई फोटोज वगैरह क्लिक करे। एंड अब इस ट्रिप के बाद ऑफिस की छुट्टी खत्म होने पर युवराज ने घर पहुंचकर उसने सबको अपनी ट्रिप की फोटोज दिखाई और बताया कि वहाँ क्या क्या किया, कहाँ घूमे और क्या क्या खाया। युवराज काफी खुश था, पर उसकी मम्मी ने कुछ दिनों तक ये चीज नोटिस करी कि वो थोड़ा टेंशन में है, हमेशा कुछ सोचता रहता है और रात को नींद भी नहीं आ रही है उसे। युवराज की मम्मी ने डायरेक्टली पूछा, पर युवराज ने कुछ नहीं बताया, बस कहा कि ऑफिस की कुछ टेंशन है। मम्मी को थोड़ा डाउट तो हुआ कि ट्रिप पर कुछ तो हुआ होगा जो युवराज छुपा रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद युवराज नॉर्मल हो गया, तो मम्मी ने इस बात को यहीं छोड़ दिया और ज्यादा नहीं पूछा इस बारे में। आफ्टर फ्यू डेज युवराज के घर के नेबर्स में दुर्गा माँ की पूजा थी और जगराता हो रहा था।
युवराज के पेरेंट्स को इनवाइट किया गया था और युवराज का भी जाने का बहुत मन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे बुखार हो गया था और सर में काफ़ी दर्द हो रहा था, इसीलिए वो ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गया था और रेस्ट कर रहा था। पूजा में सिर्फ उसके पेरेंट्स गए थे और उसकी माँ ने उसके लिए खाना वगैरह बनाकर रख दिया था, पर रात को युवराज बिना खाना और दवाई खाए ऐसे ही सो गया था। अब जगराते में जो आरतियां हो रही थीं और माता के भजन चल रहे थे, उनकी आवाज़ युवराज के रूम तक क्लियरली सुनाई दे रही थी, क्योंकि पूजा उसके घर के बिल्कुल पास हो रही थी। वेल अब रात में किसी रैंडम टाइम पर अचानक से युवराज की नींद टूटी और उस वक़्त वो थोड़ा-सा नींद में ही था और सडनली उससे बाहर जो आरती हो रही थी, उसकी आवाज़ बंगाली लैंग्वेज में सुनाई देने लगी और वो आवाज़ एक फीमेल वॉइस थी, जो युवराज को फ़ैमिलियर लग रही थी। उसे लगा कि ये आवाज़ उसकी है जिसके बारे में वो सोच रहा था। पर बस 1 सेकंड के बाद वो बंगाली भजन की आवाज़ सडनली नॉर्मल हो गई और हिंदी में किसी और लेडी की आवाज़ में भजन सुनाई देने लगे। युवराज की नींद अब पूरी तरह से टूट गई थी और उसे भूख भी लग रही थी, क्योंकि वो बिना दवाई खाए और खाना खाए सो चुका था। इसीलिए वो उठा, किचन में गया, खाना सर्व किया और अपने रूम में वापस आया। खाना खाते वक़्त युवराज ने सोचा कि अपनी माँ को कॉल करके उस बंगाली आवाज़ के बारे में कन्फर्म करें। लेकिन जब उसने 2-3 बार कॉल किया तो माँ ने कॉल रिसीव नहीं की, क्योंकि वहाँ बहुत शोर भी था, तो युवराज ने भी कॉल करना बंद कर दिया। उसने खाना खाया, दवाई खाई और फिर से सो गया था वो। मतलब कुछ देर बाद युवराज को एक अजीब-सा सपना आने लगा। तभी उसे एक कॉल आई, वो हाथ-पैर हिलाते हुए, पसीने से भीगा हुआ उठा, उसने फ़ोन उठाया और देखा माँ का कॉल था। उसने तुरंत कॉल बैक किया और थोड़ा हाँफते हुए हड़बड़ी में बोलने लगा। माँ को थोड़ा टेंशन हो गया कि बात क्या है? तो उन्होंने पूछा कि तूने थोड़ी देर पहले कॉल क्यों किया था? तो युवराज ने कहा कि नहीं कुछ नहीं, वो बस अभी कुछ बुरा सपना देख लिया था और मैंने आपको जो कॉल किया था वो एक्चुअली मैंने ये पूछने के लिए किया था कि जगराते में क्या बंगाली लैंग्वेज में भजन हो रहे थे? और कौन ये सब गा रहा था वहाँ? अब उसकी माँ थोड़ा शॉक हुई और बोली, नहीं बेटा, यहाँ तो नॉर्मल हिंदी में भजन हो रहे हैं और एक ऑर्केस्ट्रा वाले लोग आए हुए हैं जिनमें एक औरत है जो गा रही है और वो औरत कई जगरातों में और पूजा में परफॉर्म कर चुकी है। हम लोग जानते भी हैं उसे, वो आसपास ही रहती है। वेल युवराज भी उसे जानता था और देखा भी था उसे, पर उसकी आवाज़ पहली बार ही युवराज ने सुनी थी। वेल माँ ने ये भी कहा कि क्या हुआ, तू ये पूछ क्यों रहा है कि बंगाली में भजन हो रहे हैं? युवराज ने कहा कुछ नहीं, जाने दो। सुबह तुम आ ही जाओगी ना? माँ ने जवाब दिया, हाँ, हम सुबह आ जाएँगे। फिर युवराज ने कॉल कट कर दी। वेल अभी जो उसने सपना देखा था, वो सपना उसे कुछ ज़्यादा तो क्लियरली याद नहीं है, बट जो थोड़ा बहुत धुंधला-धुंधला सा उसको याद आ रहा था, वो ये था कि एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सा फीमेल फिगर है, जिसने एक स्कल्स खोपड़ियों की माला पहन रखी हुई है, पूरे काले कपड़े पहने हैं और लंबे-लंबे भूरे से बाल हैं और वो औरत एक बाउल से कुछ पी रही है, जो कि एकदम रेड ब्लड की तरह दिख रहा था। और वो औरत भी कोई नॉर्मल औरत नहीं थी, वो कुछ तो अजीब-सा क्रिएचर था, जो कि उसे समझ नहीं आ रहा। वेल ये सपना देखने के बाद अब युवराज वाज़ फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड और अब उसकी हार्ट बीट पता नहीं क्यों कम ही नहीं हो रही है। वो शिवर कर रहा है एंड ही कांट अंडरस्टैंड कि उसे एक्चुअली में किस बात का डर फील हो रहा है। बस वो अपने मन में यही सोच रहा था कि काश भगवान ये वो ना हो जो मैं सोच रहा हूँ। वेल उसको अब नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी और उसको लेट भी नहीं मिल रहा था। उसकी सांस फूलने लगी, तो अब वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बेड से उठा और अपने रूम में वॉक करने लगा और तभी उसने सोचा कि चलो थोड़ा फ़ोन चलाकर अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। तो उसने अपना फ़ोन उठाया, थोड़ी देर रील्स स्क्रॉल करने के बाद सडनली उसका मन हुआ, उसने अपने फ़ोन की गैलरी को खोलकर इमेजेस देखने का सोचा। तो अब वो अपने फ़ोन में इमेजेस देखने लगा। उस बंगाल की ट्रिप की काफ़ी फ़ोटोज़ थी और उन फ़ोटोज़ को देखते-देखते सडनली उसे एक बहुत ही वियर्ड सी इमेज दिखाई दी। युवराज डज़न्ट नो एनीथिंग अबाउट दैट इमेज। एक्चुअली इट वाज़ अ इमेज ऑफ अ जंगल, अ वेरी डेंस फॉरेस्ट। उस इमेज में सिर्फ वो जंगल ही नहीं था, बल्कि उस जंगल के अंदर एक अजीब-सा डिस्टर्बिंग रिचुअल परफ़ॉर्म किया जा रहा है, ऐसा दिख रहा था। देखो यार, यहाँ पर ना मैं एक बात ये तुम्हें बता दूँ जो अभी युवराज ने सबसे छुपाई थी कि एग्ज़ैक्टली जिस दिन युवराज उस बंगाल की ट्रिप से वापस आया था, उससे पहले के 24 घंटों में जो कुछ भी हुआ था, युवराज के दिमाग से वो सारी बातें कहीं गायब हो चुकी थी। लाइक सीरियसली उसे बिल्कुल भी याद ही नहीं है कि बंगाल से वापस आने पर लास्ट 24 घंटों में उसके साथ क्या हुआ है। उसे जितना भी याद है वो सिर्फ़ यही है कि
उसने डिसाइड किया अगले दिन घर वापस आने का, और फिर रात को जब वो उस रूम में सोया, तो उसके बाद जब उसकी आँखें खुली हैं, तो वो अगले दिन ट्रेन में बैठा हुआ था और अपने घर वापस आ रहा था। शायद कहीं न कहीं ये भी एक वजह थी जिस वजह से युवराज ट्रिप से लौटने पर कुछ दिनों तक थोड़ा टेंशन में था, और कह रहा था कि ऑफ़िस की कोई प्रॉब्लम की वजह से वो थोड़ा परेशान है। तो असल में बात यही थी। मतलब वो ये फ़ोटो देखकर थोड़ा और ज़्यादा परेशान होने लगा कि ये सब है क्या? थोड़ी देर बाद उसको हल्का-हल्का सा ध्यान आया कि वो इमेज बंगाल के सुंदरबन फॉरेस्ट की है। इतना युवराज को कन्फर्म ध्यान है कि पूरी ट्रिप के दौरान वो रात में कभी भी सुंदरबन फॉरेस्ट के आसपास नहीं गया था, और इनफैक्ट सुंदरबन फॉरेस्ट उसने ज़्यादा घूमा ही नहीं है। तो ये फॉरेस्ट के रिचुअल की वियर्ड फोटो, वो भी रात के टाइम की, ये सच में बड़ा ही अजीब-सा था। शिवराज इस टाइम पर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, बस उसके मन में एक ही बात का डर था, जो बात अभी तक उसके मन में कहीं दबी पड़ी हुई थी। ही वाज़ जस्ट होपिंग कि जो वो सोच रहा है वो ना हो, तो ही अच्छा है। वो रात बीत गई और कुछ दिन ऐसे ही गुज़र गए। फ़ीवर वग़ैरह ठीक होते ही युवराज वापस से अपने ऑफ़िस जाने लगा, और अब यहाँ से कुछ 1-2 हफ्तों के बाद से धीरे-धीरे करके युवराज के साथ एक बहुत ही वियर्ड सी चीज़ होने लगी। उसको कभी-कभी किसी भी रैंडम टाइम पर रैंडमली कुछ भी करते हुए सडनली उसके दिमाग में अजीब से विजुअल्स दिखते थे। कोई जंगल है, अजीब-सी चीज़ें वहाँ पड़ी हुई हैं, ब्लड के निशान, एक रिचुअल के हल्के-हल्के से बहुत धुंधली-धुंधली सी यादें जो उसके ब्रेन में आ रही हैं। एंड नॉट ओनली दिस, लगभग रोज़ ही उसके कानों में एक अजीब-सी विस्परिंग सी आवाज़ सुनाई देती रहती थी, जो कि कोई बंगाली मंत्र होते थे, जो कॉन्स्टेंटली उसके कानों में सुनाई देती रहती थी आवाज़। एक वियर्ड बात ये थी कि कभी-कभी सपनों में और कभी-कभी रियलिटी में भी उसको एक शब्द सुनाई देता था, जो था डाकिनी। He was literally getting frustrated from this everything happening with him, और रोज ही उसका एक बहुत ही डिस्टर्बिंग पास्ट उसे याद आता रहता था, जिस बारे में उसने अभी तक किसी को भी नहीं बताया था, और वो बात बस उसके दिल में कहीं दबी पड़ी हुई है और उसे हमेशा डरा रही है। अब कुछ दिन उसके साथ ये सब होता रहा, और उसने कुछ साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया, बहुत सेशंस किए गए, पर स्टिल वो प्रॉब्लम्स वैसी ही रहीं। तो अब उसने डॉक्टर्स के पास जाना भी छोड़ दिया। अब युवराज ने डाकिनी के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू किया, और अलग-अलग आर्टिकल्स को पढ़ते-पढ़ते फाइनली जो उसको पता चला वो बहुत ही डिस्टर्बिंग था। युवराज को बंगाल के शमशान और सुंदरबन फॉरेस्ट में तांत्रिकों द्वारा किए जाने वाले डाकिनी को जगाने के रिचुअल के बारे में पता चला। उसे पता चला कि कैसे इस रिचुअल में खून और जानवरों की बलि चढ़ाना, उनकी हड्डियों और खोपड़ियों का इस्तेमाल करना, ये सब कुछ इन्वॉल्व्ड है, और जिस इंसान के ऊपर डाकिनी को छोड़ा जाता है, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, और एक तांत्रिक अपने दुश्मनों को मौत की सज़ा देने के लिए भी एक डाकिनी को समन कर सकता है। डाकिनी किसी को भी पॉसेस कर सकती है और इंसान को पागल कर सकती है, और ये सब पढ़कर युवराज को थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही चुका था, पर स्टिल ही वाज़ जस्ट इग्नोरिंग एंड प्रेइंग कि जैसा वो सोच रहा है शायद वैसा ना हो। पर अब यहाँ से अगले 1 हफ्ते में चीज़ें हद से ज़्यादा क्रॉस कर गईं। हुआ ये कि एक दिन यूजुअली रोज की ही तरह युवराज ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा था, और सडनली शाम के 6 बजे के आसपास उसको बहुत तेज़ सर दर्द होने लगा। उसने कैफेटेरिया में जाके कॉफ़ी वगैरह पी, बट स्टिल सर दर्द ठीक नहीं हो रहा था। तो लगभग 7 बजे तक उसने मैनेजर को इन्फॉर्म किया और घर के लिए निकल गया। रास्ते में सर दर्द की दवाई भी ले ली, और घर पे जाके अपने रूम में बैठकर वो दवाई खा के थोड़ी देर रेस्ट करने लगा, और कब उसको नींद भी आ गई पता ही नहीं चला। और अब शुरू हुआ युवराज की लाइफ का सबसे डिस्टर्बिंग टर्निंग पॉइंट। उस रात जब वो सो रहा था, तो उस टाइम उसको एक सपना आया, और ये सपना एक्चुअली वही था जो यूजुअली उसको ट्रिप से लौटने के बाद सोने पर और कभी-कभी नॉर्मली भी कुछ भी काम करते हुए सडनली उसके दिमाग में फ्लैश होने लगता था, जिसमें उसे अजीब-सा जंगल दिख रहा था और कोई रिचुअल जैसा कुछ दिख रहा था। पर आज तक उसने कभी भी क्लियरली कुछ नहीं देखा था। पर आज उसे प्रॉपर्ली और क्लियरली वो सपना दिखाई दिया, जिसके बाद उसका वो डर, वो पास्ट जिसे वो बस भूलना चाहता था, और ये चाहता था कि जैसा वो सोच रहा है वो कभी ना हो, पर उस सपने के बाद उसका वही डर सच हो चुका था, और अब उसे थोड़ा-थोड़ा समझ आ चुका था कि हुआ क्या है। पहले बात करते हैं उस सपने की जो युवराज ने उस रात देखा था। युवराज ने उस सपने में देखा कि रात के 2:30 बज रहे हैं, और युवराज बंगाल के सुंदरबन फॉरेस्ट में एक पूरे अंधेरे वाली जगह पर
एक बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बीचों बीच युवराज बैठा हुआ है और उसने अपने ऊपर से अपना पूरा कंट्रोल ही खो दिया है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि युवराज अपनी सेंसेस में है। ऐसा लग रहा है कि उसके ब्रेन को, उसके शरीर को कोई और ही कंट्रोल कर रहा है और युवराज बस एक कठपुतली की तरह वहां बैठा हुआ सब कुछ कर रहा है। युवराज एक सिंदूर से बने गोले के सेंटर में बैठा हुआ था और आसपास चारों ओर बस बकरियों की सर कटी लाशें पड़ी हुई हैं और उन बकरियों के कटे हुए सर जो खून से एकदम लथपथ थे, वो स्कल्स एक सर्कल में युवराज के चारों ओर रखे गए हैं और उस जगह पर काली माता की एक मूर्ति भी रखी हुई है। अब युवराज ने देखा कि एक लड़की बिल्कुल काले कपड़े पहनकर उसके पास आई है और उस पेड़ के नीचे उन बकरियों के शरीर से निकलते हुए खून से एक मंडल बनाया और उस लड़की के उन काले कपड़ों पर बहुत सारे खून के छींटे पड़े हुए थे। और अब उस लड़की ने अपने हाथों में हड्डियों की माला पहनी और उसके गले में एक पेंडेंट था जो एग्जैक्टली सेम था जैसा युवराज के पास था। वो लड़की उस पेंडेंट को बार बार चूम रही थी। अब उस लड़की ने उस रिचुअल को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले अपने ही दांतों से अपनी जीभ को चीर दिया। उसके होंठ और जीभ से गाढ़ा काला खून टपकने लगा जिसे उसने एक काले मिट्टी के बर्तन में गिराया। उसी बर्तन में उसने चमगादड़ों की कटी हुई आंखें और किसी छोटे से बच्चे के शरीर को जलाकर उसकी हड्डियों की राख को उस बर्तन में डालकर मिलाया है। इस सपने में युवराज को आगे यह दिखा कि वो लड़की बंगाली लैंग्वेज में वही मंत्र पढ़ रही है जिनकी आवाज उसे अपने कानों में सुनाई देती रहती थी। अब सपने में यह दिखा कि अचानक से उस लड़की के मंत्र पढ़ते हुए अपने आप उस जंगल में आग लग गई, जिसके बाद अचानक से युवराज की नींद टूट गई और आगे क्या हुआ इस बारे में युवराज कुछ भी नहीं देख पाया। बस उसके कानों में एक ही शब्द सुनाई दिया जो उसके जागने के बाद भी उसके कानों में गूंज रहा था और वो था डाकिनी। अब युवराज को बहुत कुछ समझ आ रहा था कि हुआ क्या था और ये सब हो क्या रहा है। उसने सपने में उस लड़की की शक्ल को भी एकदम क्लियरली देख लिया था और युवराज उस लड़की को जानता था। वेल, अब यहां से थोड़ा ध्यान से सुनना। जनवरी में युवराज को अपने फ्रेंड सर्कल और ऑफिस के लोगों से टिंडर के बारे में पता चला और कूल बनने के लिए और थोड़ा नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए और सीधे बोलो तो गर्लफ्रेंड बनाने के लिए युवराज ने भी सबको देखकर टिंडर ज्वाइन कर लिया। बहुत दिनों तक उसका कोई मैच नहीं आया। कभी किसी लड़की से बात होती थी, फिर वो लड़की बात करना बंद कर देती थी। तो अब कुछ दिन तो युवराज बहुत एक्साइटेड रहा। फिर जब उसने रिजेक्शंस फेस किए तो उसका मन हटने लगा टिंडर से और ये गर्लफ्रेंड वगैरह के चक्करों से। और अब वो बस टिंडर लीव ही करने वाला था कि तभी उसको एक लड़की का मैसेज आया, शांभवी, जो कि बंगाल से बिलोंग करती है। युवराज ने उसका मैसेज पढ़ा, नॉर्मल हाय हेलो की और कन्वर्सेशन हुई, पर अब धीरे धीरे वो कन्वर्सेशन बढ़ती गई। फिर चैट से कॉल पर और फिर वीडियो कॉल पर बात होने लगी। अब ये दोनों अपनी अपनी लाइफ के अच्छे बुरे एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर करने लगे और धीरे धीरे इन दोनों के बीच प्यार बहुत बढ़ गया। युवराज भी बहुत खुश रहने लगा था जब से संभवी उसकी लाइफ में आई थी। वेल हाँ, शांभवी ने युवराज को स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था। इनफैक्ट कसम दे रखी थी कि उन दोनों के रिलेशन के बारे में किसी को भी हल्की सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए और युवराज ने ऐसा ही किया। तो उसके जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं उन्हें भी उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था और किसी को भी कोई खबर नहीं थी कि युवराज की भी कोई गर्लफ्रेंड है। वेल, कुछ टाइम बाद संभवी युवराज से बहुत ज्यादा जिद करने लगी और उससे बंगाल अपने पास बुलाने लगी मिलने के लिए। और इतने में जैसे ही युवराज को ऑफिस से एक अच्छी खासी लीव मिली तो युवराज घूमने के बहाने सबको झूठ बोलकर बंगाल के बकखाली में शांभवी से मिलने गया था और वो शांभवी के ही घर पर रुका हुआ था। लेकिन उसने घर पर बताया कि वो किसी धर्मशाला वगैरह में या किसी होटल में रुका हुआ है। वेल, ट्रेन में युवराज जिस दोस्त से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था वो और कोई नहीं, शांभवी ही थी। अब युवराज शांभवी के पास पहुंचा और उसके साथ कुछ दिन रुका, घुमा फिरा, एंजॉय किया। लेकिन जैसे जैसे युवराज के लौट कर आने का टाइम हुआ वैसे वैसे युवराज को शांभवी की एक डार्क रियलिटी पता चली। एक्चुअली एक दिन नॉर्मली ये लोग घूम फिर कर वापस अपने घर पर आए और फिर ये लोग सो गए। पर आधी रात को अचानक से युवराज की आंख खुली। तब युवराज ने देखा कि शांभवी रूम में नहीं है। उसने इधर उधर देखा पर शांभवी कहीं नहीं दिखी। फिर उसने देखा कि रूम का दरवाजा खुला हुआ है। वो उठकर रूम के बाहर जाने लगा। तब तक
उसे रूम के बाहर से शांभवी की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे वो कुछ बड़बड़ा रही है। युवराज ने एक झटके से उस दरवाजे को खोलते हुए शांभवी को उसके नाम से बुलाया, और जैसे ही दरवाजा खुला, अब बाहर शांभवी नहीं थी। पर युवराज उसकी आवाज को फॉलो करते हुए घर की छत पर पहुंचा। वहां पर एक छोटा सा रूम था जिसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, और अंदर से आग जलने की रोशनी और बदबू आ रही थी। युवराज की हार्ट बीट बहुत तेज हो चुकी थी। अब उसने चुपचाप से धीरे धीरे उस रूम का दरवाजा खोला, तो जो सामने दिखा उस पर बिलीव कर पाना इम्पॉसिबल था। युवराज ने देखा कि शांभवी पूरे काले कपड़े पहनकर एक लोहे के तसले में आग जलाकर सामने काली माता की मूर्ति रखकर कोई तो पूजा कर रही है और कुछ मंत्र पढ़ रही है, और एक पीतल की कटोरी में एकदम लाल खून रखा हुआ है। शांभवी उस खून को पीने जा रही है। इतने में शांभवी ने युवराज को अपने पीछे खड़ा हुआ देख लिया, और अजीब से बंगाली मंत्र पढ़ते हुए शांभवी ने युवराज को देखा, और युवराज ने चिल्लाकर पूछा कि ये सब तुम कर क्या रहे हो और कौन हो तुम? मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। तुम ये जो कुछ भी कर रही हो वो बहुत गलत है। मैं भाग जाऊंगा, दोबारा कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगा मैं। अब इस बात पर शांभवी को गुस्सा आया, और उसने युवराज के सर पर एक पत्थर पड़ा हुआ था वो फेंक कर मार दिया, जिससे युवराज बच नहीं पाया और बेहोश हो गया। और इसके बाद उसकी जब आंख खुली तो उसने अपने आप को स्टेशन पर बैठा हुआ पाया, और जिसके बाद वो ट्रेन से वापस अपने घर पर आया। युवराज इसी बात को लेकर ट्रिप से लौटने के बाद कुछ दिनों तक परेशान सा घूम रहा था, और उसे बिल्कुल याद नहीं कि उस रात जब वो ये सब देखकर सर पर पत्थर लगने से बेहोश हुआ था, तब से लेकर पूरे 24 घंटों के बाद जब वो उस स्टेशन पर पहुंचा है, उतने में युवराज के साथ क्या हुआ, शांभवी ने क्या किया, ही डजंट नो एनीथिंग। उसको इमीडिएटली एक आइडिया आया कि गूगल लोकेशन हिस्ट्री चेक करके देखता हूँ कि उन 24 घंटों में वो कहाँ था, एंड द रिजल्ट्स वर शॉकिंग। उसको पता चला कि रात को उसकी लोकेशन उस सुंदरवन फॉरेस्ट की ही आ रही थी। तो इसका मतलब जो सपना उसे दिखाई दिया था जंगल में रिचुअल का, वो सच में हुआ था उसके साथ। युवराज जब से ट्रिप से लौटकर वापस आया है, तब से शांभवी का टिंडर अकाउंट भी हट चुका है। युवराज अब उससे बिल्कुल कांटेक्ट भी नहीं कर सकता है। उसका फोन नंबर वगैरह सब कुछ गायब हो चुका है। युवराज को इतना तो क्लियर हो चुका था कि शांभवी ने उसे अपने जाल में फंसाकर उसके ऊपर कोई रिचुअल किया है, और युवराज को डाकिनी के चंगुल में फंसा दिया है। और शांभवी जरूर कोई तांत्रिक है जो लोगों को कंट्रोल कर सकती है, लोगों की याददाश्त से खेल सकती है और कुछ भी कर सकती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, अब तो और भी कुछ बहुत बुरा होने वाला था युवराज के साथ। युवराज ने सबके बारे में अभी भी किसी को नहीं बताया, और अब यहाँ से युवराज की मेंटल कंडीशन और फिजिकल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया। उसके कानों में हमेशा अजीब से बंगाली मंत्र गूंजते रहते थे। उसकी आंखों से नींद एकदम गायब हो चुकी थी। मुश्किल से उसको कभी नींद आती थी, लेकिन हर बार सपने में डाकिनी दिखती थी। शांभवी पूरे काले कपड़े पहने हुए, मंत्र पढ़ते हुए, कंकाल और डाकिनी खून पीते हुए, ये सब दिख रहा था उसे अपने सपनों में। और युवराज को उसकी मौत डाकिनी के हाथों कैसे होगी, ये सब कुछ दिखाई देता था। बहुत डिस्टर्बिंग सी चीज़ें उसे दिखाई देती। उसने अपने ऑफिस पर जाना भी बंद कर दिया था। उसके घर वाले बहुत परेशान हो चुके थे कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है, और अभी तक किसी को कुछ पता ही नहीं है कि बंगाल में उसके साथ हुआ क्या है। वो पूरे दिन काँपता रहता था, आँखें हमेशा लाल रहती थी, पूरा शरीर बिल्कुल ठंडा रहता था। इमीडिएटली उसके मम्मी-पापा उसे हॉस्पिटल्स में दिखा रहे थे। वो बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो गया। अपने कानों पर हाथ रखकर सर नीचे करके बैठा रहता था। किसी ऐसी चीज़ से डरता था जो उसके अलावा किसी को नहीं दिख रही थी, और किसी ऐसी आवाज़ को सुनकर अपने कान बंद कर लेता था, जिसे कोई और सुन भी नहीं पा रहा था। उसके लिए मन्नतें माँगी गई, मंदिर, मस्जिद हर जगह दिखाए। अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स भी उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे। कुछ बाबा और तांत्रिक से भी बात करी गई, पर इस सब में सिर्फ पैसे की ही बर्बादी हुई और कोई भी फायदा नहीं हुआ। और यहाँ युवराज की हालत बस बिगड़ती ही जा रही थी। युवराज की आंखें बिल्कुल सूजकर फूल चुकी थीं, बॉडी पर अलग-अलग जगह की स्किन विदाउट एनी रीज़न ऐसी हो गई थी जैसे उस पे कोई एसिड डालकर उसे गलाया गया है। उसको हमेशा रात को सोते वक़्त सडनली ऐसा फ़ील होने लगता था कि जैसे उसके पूरे श बॉडी पर अलग-अलग जगह कोई कसकर नोच रहा है। इनफैक्ट ऐसे निशान भी उसकी बॉडी पर दिखते थे। उसको चक्कर आते थे, वीकनेस लगती थी। उसका ब्लड टेस्ट करवाने पर पता चला कि विदाउट एनी क्रॉनिक डिसीज़
उसके शरीर में खून की कमी होती जा रही है। उसको रेगुलरली अपनी ही मौत के सपने आने लगे थे, जिनमें वो अपने आप को अलग-अलग वियर्ड और डिस्टर्बिंग तरीके से मरते हुए देखता था और ये देखता था कि डाकिनी या वो संभवी उसे मारना चाहती है। अब एक बार युवराज अपने कमरे में अकेले बैठा हुआ था कि तभी सडनली उसको कानों में हल्की-हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जो कि संभवी की आवाज़ थी। और वो इस टाइम पर पता नहीं कैसे युवराज अपने शरीर से अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका था। वो अब अपने आप ना चाहते हुए भी उठा और सीधे उस रूम में एक विंडो थी, जो थोड़ी-सी क्रैक्ड थी। उसने सीधे उस टूटे हुए काँच पर अपनी उंगलियों को रगड़कर अपने आप को इंजर्ड कर लिया और अब उसके कानों में शांभवी की आवाज़ में जो कुछ भी सुनाई दे रहा था, वो बस उसे अपने उस बहते हुए खून से एक पेपर पर लिखने लगा। और इस मोमेंट पर वो अपने मन में सब कुछ कर पा रहा था, पर इन रियलिटी वो किसी कठपुतली की तरह किसी और के ही कंट्रोल में था। और अब जो उसने उस पेपर पर लिखा था, वो थी उसकी मौत। उसके कानों में शांभवी उसको वो कह रही थी जो युवराज के साथ होने वाला है और उसके बाद कैसे युवराज की मौत होने वाली है। जैसे ही उसने पेपर पर सब कुछ लिख दिया, उसके बाद में सडनली उसके आंखों से खून बहने लगा और तुरंत ही वो वहां पर बेहोश हो गया। और अब जब उसकी आंखें खुली, तब उसने देखा कि उसके पेरेंट्स भी उसी रूम में हैं और उसे खून से लथपथ देखकर बहुत पैनिक कर रहे हैं। उसके हाथ पर पट्टी लगा दी गई है और वो खून से लिखा हुआ पेपर उसकी मम्मी के हाथों में है और वो रो रही है। उसके होश में आते ही उसकी मम्मी ने एक ही बात पूछी, जो थी, बेटा ये सब क्या है? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? और इस पेपर पे ये लिखा क्या है तुमने? उस पेपर पर खून से लिखा हुआ था, मैं एक ऐसे जंगल में मरूंगा जहां सिर्फ अंधेरा होगा। मेरे साथ मेरे मम्मी पापा होंगे जो मुझे डाकिनी के लिए बलि चढ़ते देखेंगे और चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक परछाई जो धीरे धीरे मुझे अंदर से तोड़ देगी। मेरी हर उंगली एक एक करके सिकुड़ जाएगी, जैसे मांस अंदर से गल रहा हो। मेरी आखिरी चीख कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकलेगी और मेरी सांसें रुक जाएंगी। मेरा दिमाग फट जाएगा, जैसे अंदर से किसी ने एक एक नस को तोड़ दिया हो। ये सब कुछ युवराज को सांभवी की आवाज में अपने कानों में सुनाई दे रहा था और फिर उसने उस पेपर पर लिखा था। अब युवराज फाइनली अपने मम्मी पापा को पूरी रियलिटी बताने लगता है, पर एट दिस मोमेंट सडनली उसकी पीठ पर बहुत तेज जलन सी होने लगी, जिसे झेल पाना बहुत मुश्किल था। वो एकदम से कूदने लगा, झटपटाने लगा और उसने तुरंत अपनी शर्ट फाड़कर उतार दी। तब उसके पेरेंट्स ने देखा कि उसकी पीठ पर एक बड़ा सा घाव बन चुका है, अजीब सा ही वाउंड हो चुका था। उन्होंने तुरंत उस पर एक ट्यूब लगाया, जिसके बाद भी उस घाव की जलन कम नहीं हो रही थी। अब उस दर्द को झेलते हुए ही युवराज सब कुछ क्लियरली बताने लगा कि मम्मी, मुझे टिंडर पर एक लड़की मिली थी जो बंगाल से थी। मैं उससे बात करता था और उससे ही मिलने में बंगाल गया था। वहाँ मैं उसी के घर पर रुका था, तब मुझे पता चला कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि एक तांत्रिक है। वो मुझे मारना चाहती। मैंने उसे कुछ तो अजीब सी तंत्र विद्या करते हुए देखा, पर उसने मेरे सर पर पत्थर मारकर मुझे बेहोश कर दिया। और फिर मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, और बस मुझे एक सपना आया था जिसमें मैं बंगाल के उस सुंदरबन फॉरेस्ट में अपने साथ होते हुए एक रिचुअल को देख रहा हूँ, जो वो संभवी कर रही है मेरे साथ। मैं उसके वश में हो चुका था और जो मुझे याद नहीं आ रहा है कि उन 24 घंटों में मेरे साथ क्या हुआ है। तो एक्चुअली वही अधूरा रिचुअल उस जंगल में संभवी मेरे साथ कर रही थी और तभी वहां आग लग गई थी। यही उस 24 घंटों में हुआ है मेरे साथ, और आगे क्या हुआ ये मुझे भी नहीं पता। और ये अभी मैं बैठा हुआ था तो अचानक से मुझे उस लड़की की आवाज़ सुनाई दी और मैंने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया और वो जो कुछ भी मुझे कह रही थी मैं वो लिखता गया। जैसा वो मुझसे करवाती गई मैं करता गया। इतना सब सुनकर उसके पेरेंट्स उसको डांट ही रहे थे कि उसने पहले इस सब के बारे में क्यों नहीं बताया। इतनी तबीयत खराब होने पर भी उसने इतनी बड़ी बात सबसे क्यों छुपाई। लेकिन इस मोमेंट पर सडनली कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग सी चीज हुई। युवराज की मदर, जो उसके पास बेड पर ही बैठी हुई थी और उसको पकड़कर संभाल रही थी, अचानक से वो बंगाली लैंग्वेज में, बंगाली एक्सेंट में कुछ बोलने लगी और ये आवाज उनकी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि शांभवी की आवाज थी। उनकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी, उनका फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज सा हो गया था। और अब शांभवी ने युवराज की मदर की बॉडी से युवराज को कहा कि तुझे बंगाल वापस आना ही पड़ेगा। और अब वो जोर जोर से एक डिमोनिक आवाज में हंसने लगी और कोई अजीब सा बंगाली लैंग्वेज में मंत्र पढ़ने लगी। युवराज और उसके फादर बहुत डर गए
कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि अब करें तो करें क्या। पर इसके बाद सडनली युवराज की मदर एकदम बेहोश हो गई और अब सिर्फ युवराज को उसके कानों में शांभवी की आवाज में कुछ बंगाली मंत्र की आवाज सुनाई देने लगी, जो कि बहुत ही तेज आवाज में उसे सुनाई दे रही थी और उसका सर फट रहा था उन आवाजों से। वो भी जोर जोर से चीखने लगा और उसको बहुत दर्द हो रहा था उस पीठ पर जो घाव है उसमें। अब उसके फादर तुरंत घर के मंदिर में जाके गंगा जल उठाकर लाते हैं और उन दोनों पर छिड़क देते हैं, जिसके बाद युवराज को और भी ज्यादा दर्द होने लगा और उसकी मम्मी तुरंत होश में आ गई। वेल, अब युवराज को उस दर्द में ही छोड़कर एक तांत्रिक का अरेंजमेंट किया गया और उन्हें सारी बात बताई गई, जिसके बाद वो तांत्रिक सिर्फ इतना बोले कि क्या उसको कोई सपना आता था जिसमें एक अजीब सा फिगर दिख रहा हो, डाकनी दिख रही हो। तब युवराज कहता है कि हाँ, उसको ऐसा सपने आ तो रहे हैं। तो तांत्रिक बोले कि इसका सीधा मतलब ये है कि उस लड़की ने तंत्र विद्या करके युवराज के ऊपर डाकिनी को छोड़ दिया है और डाकिनी ने युवराज को अपने जाल में फंसा ही लिया है और उसकी पीठ पर वो जला हुआ अजीब सा निशान डाकिनी का ही है। तांत्रिक ने कहा कि शायद युवराज के पास अभी भी कोई एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से शांभवी एक तंत्र विद्या करके युवराज को अपने वश में करी हुई है। और यहाँ पर युवराज सोचने लगता है। सब लोग उससे पूछते हैं कि उसके पास शांभवी का दिया हुआ कुछ है कि नहीं, और तब उसको याद आया। देखो, स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि 11 फरवरी को युवराज का एक पार्सल आया था जिसमें एक पेंडेंट था। वेल, उस टाइम युवराज ने सबको यही बताया था कि वो पेंडेंट उसने ऑर्डर किया है, पर रियलिटी ये है कि वो पेंडेंट उस शांभवी ने ही उसे भेजा था और वो पेंडेंट आज तक युवराज अनजाने में पहना हुआ ही है। अब तांत्रिक उसके गले में वो पेंडेंट को पकड़ते हैं और अपनी आंखें बंद करके मन में कुछ बोलने लगते हैं, जिसके बाद जैसे ही उन्होंने आंखें खोली और अब जो उन्होंने बताया वो सुनकर सबके दिलों की धड़कन बिल्कुल रुक सी गई। उन्होंने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब अगर इस पेंडेंट को नष्ट भी कर दिया गया तब भी युवराज को ठीक नहीं किया जा सकता है। अब अगले कुछ ही समय में युवराज की मौत निश्चित है। अब अगर युवराज बंगाल में उस लड़की के पास जाएगा तब भी मारा ही जाएगा, और अगर वो बंगाल नहीं भी गया तो भी उसकी मौत होने ही वाली है और उसे बचा पाना अब बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। बल यहाँ पर सब लोग बहुत पैनिक करने लगते हैं, पर युवराज तांत्रिक से पूछता है कि अगर शांभवी मुझे मारना ही चाहती थी तो उस रात जो सुंदरबन जंगल में उसने वो तंत्र विद्या करी थी, जब मैं पूरी तरह से उसके वश में था, तब उसने मुझे क्यों नहीं मारा। और यहाँ पर तांत्रिक बताते हैं कि देखो, जिस रात वो तुम्हें मारने वाली थी और डाकनी के लिए तुम्हारी बलि चढ़ाने वाली थी, जो तुमने अपने सपने में देखा था, तो असल में वो सही टाइम नहीं था। वो रात नक्षत्रों के हिसाब से तो ठीक थी और वो तंत्र विद्या उसी रात को हो सकती थी, पर उस तंत्र के लिए, उस बलि के लिए जो शिकार होता है, वो पूरी तरह से तांत्रिक के वश में होना चाहिए। पर उस समय तुम पूरी तरह से शांभवी के वश में नहीं थे, इसीलिए तुमने सपने में देखा कि तंत्र के वक्त जंगल में आग लग गई और उस समय वो पूजा पूरी नहीं हो पाई, जिसके बाद शांभवी ने तुम्हें वापस इसीलिए भेज दिया क्योंकि अब दोबारा वो पूजा 2 दिन बाद जो नवरात्रि शुरू हो रही है, उन दिनों में तांत्रिक ऐसी तंत्र विद्या को कर सकते हैं। और जिस दिन से तुमने अपने सपनों में डाकिनी को देखना शुरू किया है, उसी दिन से तुम पूरी तरह से शांभवी के वश में आ चुके हो। अब इस सब के बाद ये सभी लोग उस तांत्रिक से पूछते हैं कि कुछ तो उपाय होगा और अब भी शायद कुछ तो होगा जिससे युवराज को बचाया जा सकता है। तो वो तांत्रिक कहते हैं कि अगर 2 दिन बाद नवरात्रि शुरू होने से पहले हमने एक विधि कर ली तो शायद हो सकता है कि युवराज बच जाए, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उस विधि के बाद 100% युवराज की जान बच ही जाएगी। बस कोशिश करी जा सकती। पहले ये बात सुनकर सब लोग यही बोले कि फिर कुछ भी हो जाए, ये विधि करके देख ही लेते हैं। अब वो तांत्रिक भी कहते हैं कि ठीक है, मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं उस विधि की तैयारी करके इसी घर में वो विधि करूंगा। अब एग्जैक्टली नवरात्रि का जो पहला दिन था, उसके जस्ट 1.5 दिन पहले रात को तांत्रिक ने युवराज के घर पर उसके साथ एक रिचुअल करना शुरू किया। तांत्रिक ने अपने हाथ में वो पेंडेंट उठाया और जैसे ही उसने अपनी आंखों को बंद किया, वो कुछ मंत्रों को मन ही मन दोहराने लगा। हर शब्द के साथ वो पेंडेंट धीरे धीरे गर्म होने लगा और अब युवराज का चेहरा पीला सा हो गया था, उसकी हार्ट बीट बढ़ चुकी थी। तांत्रिक ने एक काला कपड़ा उठाया और उस पेंडेंट को उसमें लपेट दिया। उसके बाद उसने उस पेंडेंट को युवराज के गले से निकाला और अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके बाद अब युवराज की आंखें बिल्कुल वाइडली ओपन हो चुकी थी, फट चुकी थी और आंख का ब्लैक पार्ट जो होता है, प्यूपिल, वो बिल्कुल ऊपर की तरफ होकर गायब हो चुका था। पूरी आंखें सफेद हो चुकी थी। सडनली युवराज की बॉडी में सूजन बहुत बढ़ने लगी और अब धीरे धीरे उसकी स्किन के नीचे से कोई कीड़े जैसी चीज हिलने लग गई, रेंगने लगी। उसके थाइस, उसकी पीठ, उसके हाथ, सब जगह कीड़े जैसा कुछ तो मूव हो रहा था स्किन के अंदर से। युवराज बहुत ही ब्रूटली कांप रहा था और ग्राउल कर रहा था।
अब तांत्रिक उस पेंडेंट को उस काले कपड़े के साथ आग लगाकर पूरी तरह से नष्ट कर देता है। लेकिन ऐसा होते ही सब कुछ सही होने की जगह सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। तांत्रिक भी घबरा गया। युवराज की बॉडी अब पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो गई थी। युवराज पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था। उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई। और इस मोमेंट पर अनफॉर्चुनेटली उस तांत्रिक के साथ भी बहुत ब्रूटल चीजें होने लगी। अचानक से उसकी नाक से और मुंह से खून बहने लगा और अब वो तांत्रिक भी बहुत पैनिक करने लगा था। सडनली युवराज और उस तांत्रिक दोनों की ही बॉडी पे घाव बनने लगे और युवराज की पीठ का वो जलने का निशान और भी ज्यादा बढ़ने लगा। उससे खून भी बहने लगा। इस मोमेंट पर वो तांत्रिक काफी बियर्ड हो चुका था और उसकी हरकतें एकदम बदल सी गई थी। वो क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस इस सब को देखने के बाद युवराज के पेरेंट्स जो चीख चीख कर रो रहे थे और युवराज को अपनी गोद में लेटाकर मरता तड़पता हुआ देख रहे थे, अचानक से उस तांत्रिक ने अपने झोले से राख निकाली और सीधे युवराज और उसके मम्मी पापा के मुंह पर फूंक दी। और जैसे ही वो राख उन तीनों के आंख और नाक में पहुंची, इंस्टेंटली जस्ट कुछ ही सेकेंड्स में युवराज तो ऑलरेडी अनकॉन्शियस हो चुका था, लेकिन अब उसके मम्मी पापा भी बेहोश हो गए। और अब जब युवराज के मम्मी पापा ने अपनी आंखें खोली और जब वो होश में आए, तब उन्होंने अपने आप को उस सुंदर वन जंगल के अंदर पाया, जहां पर उनके चारों ओर आग लगी हुई है और वो उस आग को पार करके कहीं नहीं जा सकते। और ये रात नवरात्रि की ही पहली रात थी। और जैसे ही युवराज की मदर ने अपने पीछे की तरफ देखा, तो उन्हें दिखा कि पीछे युवराज एक जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ है और उसके पास में वही लड़की शांभवी खड़ी हुई है और बंगाली भाषा में जोर जोर से कुछ बोल रही है। वो तांत्रिक जो युवराज को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो उसी जगह पर अब मरा पड़ा हुआ है। उसकी गर्दन को काट दिया गया है। युवराज का शरीर बिल्कुल बेजान सा हो चुका था। युवराज के पेरेंट्स जोर जोर से चीख कर शांभवी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी आवाज का, उनके चीखने का कोई फायदा नहीं हुआ और वो उस आग को पार करके बाहर भी नहीं निकल सकते थे। और कुछ ही देर में उस शांभवी ने युवराज के माथे पर एक खंजर से बड़ा सा कट मारा, जिससे निकलते हुए खून को उसने सामने रखी मिट्टी से बनी काली माता की मूर्ति पर टपकाया। और अब युवराज के साथ अपने आप वो सब कुछ हो रहा था जैसा उसने अपने खून से उस कागज पर लिखा था। और इस सब के बाद पास में कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके रखी थीं, उनमें आग लगाकर युवराज को घसीटते हुए उस जलती हुई लकड़ियों की आग में डाल दिया, जिसके बाद वो जोर जोर से कुछ बंगाली मंत्र पढ़ते हुए चीख चीख कर हंसने लगी। और कुछ ही देर में युवराज आग में जलकर भस्म हो गया और उसके बदनसीब माँ बाप ने उसकी इतनी घिनौनी मौत को अपनी ही आंखों से देखा और चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। युवराज की मौत होते ही उसकी माँ ये सदमा बिल्कुल नहीं झेल पाई और उन्हें उसी मोमेंट पर हार्ट अटैक आ गया और वो तुरंत मर गई। इस रिचुअल के कंप्लीट होते ही शांभवी उस जंगल में कहीं गायब हो गई और युवराज के पापा भी वहीं बेहोश होकर गिर चुके थे। और अगले शायद 1 या 2 दिन तक उसी जंगल में उसी जगह पर वो ऐसे ही बेहोश पड़े रहे। और जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि उस तांत्रिक की लाश वहां से गायब हो चुकी है और जो भी तंत्र विद्या वहां हुई थी और उनके बेटे की वो जली हुई लाश, वो सब कुछ वहां से कहीं गायब ही हो चुका है। बस उनकी बीवी की डेड बॉडी, जिसे बड़े बड़े कीड़े खा रहे हैं, वो ही उनके पास पड़ी हुई है। देखो, अपनी वाइफ की डेड बॉडी को अपनी गोद में उठाकर उस जंगल से कैसे तो करके बाहर निकले और सीधे किसी से मदद मांगकर पुलिस स्टेशन पहुंचे उस संभवी के अगेंस्ट मर्डर की कंप्लेंट लिखवाने। उन्होंने सारी बात पुलिस को बताई कि क्या क्या हुआ था और जो थोड़ी बहुत शक्ल और हुलिया संभवी का याद था उन्हें, वो भी उन्होंने पुलिस को बताया। लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और उनकी बात पर विश्वास ही नहीं किया गया और उन्हें कभी भी इस घिनौने क्राइम की जस्टिस नहीं मिली और उस लड़की को भी पुलिस कभी नहीं ढूंढ पाई। और उन्होंने अपने हाथों से अपनी वाइफ का फ्यूनरल किया और इस सब को झेलने के बाद उनकी जिंदगी एक जिंदा लाश की ही तरह बन चुकी है। उनकी तबीयत भी बहुत खराब रहती है, उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है और उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि कब उनकी मौत आ जाए उन्हें कुछ नहीं पता।